हेलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं ल्यूसेंट मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, जिसमें बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य 41 नंबर टॉपिक है। ये देखते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। जब मुग़ल साम्राज्य था तब बंगाल सर्वाधिक संपन्न था, मतलब कि वहाँ पर धन दौलत की कमी नहीं थी। उस समय मुग़ल साम्राज्य में सर्वाधिक संपन्न जितने भी राज थे उसमें बंगाल था। ठीक है। उस समय बंगाल का स्वतंत्र शासक जो था वो मुर्शिदा कुली खां था। कौन था? मुर्शिदा कुली खां। वो नियमित रूप से राजस्व भेजा करता था मुग़ल सम्राट को। वो नियमित रूप से राजस्व भेजता था मुग़ल सम्राट को। जो मुर्शिदा कुली खां था वो अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया था। मुर्शिदाबाद किस नदी के तट पर है? भागीरथी नदी के तट पर है। मुर्शिदा कुली खां इजारेदारी प्रथा शुरू किया था और कृषकों के लिए तकवी ऋण देता था। कृषकों को तकवी ऋण देता था। जो तकवी ऋण था ये अग्रिम ऋण था। अग्रिम ऋण था मतलब कि पहले जैसे अगले साल कैसे करना है, तो इस साल वो ऋण, जैसे हमको अगर धान रोपना है तो ये धान रोपाएगा उससे पहले हमको पैसा चाहिए, धान होने से पहले, तो अग्रिम में ऋण देता था। इसका जो मुर्शिदा कुली खां का उत्तराधिकारी हुआ वो शुजाउद्दीन हुआ। ये क्वेश्चन पूछता है क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। बोलेगा कि मुर्शिदा कुली खां का उत्तराधिकारी कौन था, तो शुजाउद्दीन, अलवर्दी खां, ये सब आएगा। तो शुजाउद्दीन का नाम कम पढ़ने को मिलता है, इसीलिए इसका उत्तराधिकारी ध्यान रखिए शुजाउद्दीन था। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं 1740 में। अगर प्रश्न आता है गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740 में। इसमें अलवर्दी खां नवाब बना। तो क्या हुआ था? गिरिया का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? गिरिया का युद्ध अलवर्दी खां और सरफराज के बीच हुआ था। सरफराज के बीच हुआ था। इसमें अलवर्दी खां विजय हुआ और ये नवाब बना। जब अलवर्दी खां नवाब बना तो अब मुग़लों को राजस्व देना बंद हो गया। जब अब राजस्व देना यानी टोटल पैसा बंगाल में ही रह जाता था, तब बंगाल और समृद्धशाली हो गया और ये भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा बंगाल को, क्योंकि धन दौलत की यहाँ पर कमी नहीं थी। अलवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला बना। एक प्रश्न आता है कि अगर अंग्रेज़ों को ना छेड़ा जाए तो वो तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, नहीं तो मधुमक्खी के छत्ते से तुलना की थी अंग्रेज़ों को। ये अलवर्दी खां ने ही किया था। उसके बाद सिराजुद्दौला बना। सिराजुद्दौला से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि काल कोठरी की घटना किसके समय में हुई थी? तो काल कोठरी की घटना सिराजुद्दौला के समय हुई थी 20 जून 1756 को। इसमें क्या हुआ था? ये घटना जो 20 जून 1756 को हुई थी, इसे ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। इसके रचयिता जेड हॉलवेल थे। इसमें कहा जाता है कि 123 व्यक्तियों को ये सिराजुद्दौला ने एक कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें से 123 लोग मर चुके थे और 23 लोग ही जिंदा बचे थे। और इसी की सूचना जब जेड हॉलवेल ने अंग्रेज़ों को दिया, तब अंग्रेज़ों के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना आई और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ पलासी का लड़ाई हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ पलासी का लड़ाई युद्ध हुआ। पलासी भी भागीरथी नदी के तट पर है। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। और 20 जून 1756, एक साल बाद एक युद्ध होता है पलासी, जिसमें अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच होता है। इस युद्ध में, पलासी के युद्ध में क्या होता है कि इसमें मीर जाफ़र धोखा दे देता है, जिससे सिराजुद्दौला हार जाता है और समाप्त हो जाता है। और इस युद्ध में मोहनलाल और मीर मदना दो थे जो वफादार थे, जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। मीर जाफ़र धोखा दिया, जिससे अंग्रेज इससे खुश होकर इसे अगला राजा बनाया, लेकिन मीर जाफ़र भी उसके हिसाब से नहीं कर रहा था, तो मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम अंग्रेज़ों से दूर रहना चाहता था, इसलिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, जिसे मुंगेर का नाम था मुगदलपुर। उसके बाद अंग्रेज़ों के साथ इसका अनबन हुआ, अंग्रेज इन्हें भी हटा दिए। तब ये भाग के गया अवध के नवाब के पास, शुजाउद्दौला के पास और मुग़ल सम्राट शाह आलम के पास। तब होता है बक्सर का युद्ध 1764 में।
1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज हेक्टर मुनरो और एवं मीर कासिम अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो और मीर कासिम, जो वहां से भाग के आए, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज जीत गए और ये दोनों हार जाते हैं। इस समय बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर वेंसी टाट था और इसी युद्ध के समाप्त होता है तब बंगाल में द्वैत शासन लग जाता है। जब बंगाल में द्वैत शासन लगता है वो की शुरुआत होती है, ये 1765 से लेकर 1765 से लेकर 72 ईस्वी तक चलता है और इसे हेस्टिंग समाप्त करता है। बंगाल में जो द्वैत शासन लगा इसे हेस्टिंग समाप्त करता है। और द्वैत शासन के जनक थे, कौन होंगे जनक? लियोकार्टिस द्वैत शासन के जनक माने जाते हैं, लियोकार्टिस। अब एक बंगाल का राजधानी का क्रम था, पहले राजधानी ढाका था, ठीक है। मुर्शिदा कुलिखा आया, उसे मुंगेर ले गया, और जब मीर कासिम आया तो उसे मुर्शिदा को लिखा, उसे ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया, अपने नाम पर उसके नाम से है। और उसके बाद मीर कासिम जब आया उसे मुंगेर ले गया, और उसी का देन है कि आज मुंगेर में जो गन फैक्ट्री है मीर कासिम ने ही स्थापित करवाया था। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अंग्रेज़ों के मैसूर का संबंध। अंग्रेज और मैसूर के संबंध के बारे में देखेंगे। 43 नंबर टॉपिक है। क्या होता है कि 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना, यानी हैदर अली कब मैसूर का शासक बना? 1761 में, और इसकी मृत्यु 1782 में हो जाती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 तक चलती है, यानी हैदर अली मैसूर का शासक बना 1761 में और 1782 में मृत्यु होती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। जब हैदर अली मर जाता है तो उसका बेटा टीपू सुल्तान राजा बनता है और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में, और ये अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में, इसकी जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम में, बादशाह की उपाधि धारण करता है 1787 में। अगर प्रश्न पूछे कि टीपू सुल्तान बादशाह की उपाधि कब लिया? 1787 में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में, और राजधानी में ही अपने राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, और ये ही एकमात्र राजा था जो जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था, ठीक है। कुल मिला के अंग्रेज और मैसूर के बीच 4 एंगल मैसूर युद्ध हुए थे, और 4 मैसूर युद्ध में 3 संधियां हुई थी, क्योंकि चतुर्थ एंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है, इसलिए कोई संधि और मैसूर का अंग्रेज अधिग्रहण कर लेते हैं। तो 3 संधि और 4 युद्ध के बारे में देखते हैं। पहला मैसूर युद्ध जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता था 1767 से 69, दूसरा 80 से 84 और तीसरा 90 से 92 और चौथा 99। इसे याद करने का तरीका है कि आप इसे 70 मान लीजिए, पहला 70 में, 10 साल बाद 80 में, 10 साल बाद 90 में और 10 साल बाद 100 में। मतलब कि 70 के आसपास पहला है, देख लीजिए, दूसरा 80 के आसपास है, तीसरा 90 के आसपास है और चौथा 100 1799 यानी 100 के आसपास है। अब अगर परीक्षा में इस तरह से आएगा तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके मार सकते हैं, बाकी याद कर सकते हैं। तो 4 एंगल मैसूर युद्ध हुआ। पहला हुआ 1767 से 69। 67 से 69 जब युद्ध हुआ तो युद्ध की समाप्ति हुई थी मद्रास की संधि 69 में, 69। जब मैं संधि से भी याद कर सकते हैं, युद्ध समाप्त हुआ उसी समय संधि हुई है मद्रास की 1769 में। उसके बाद दूसरा मैसूर युद्ध हुआ। पहला मैसूर युद्ध में बंगाल का गवर्नर था वो वेरेलस्ट था। ये एग्ज़ाम में बहुत ही नहीं है, नहीं बुक में नहीं दिया, वेरेलस्ट था। तो पहला जो हुआ वो मद्रास की संधि 1767 से 69 तक पहला एंगल मैसूर युद्ध हुआ था, जो मद्रास की संधि 1769 से समाप्त हुआ था। दूसरा एंगल मैसूर युद्ध 80 से 84, आप 80 याद करने को बोले थे, 80 से 84 हुआ था। ये इस समय कौन था गवर्नर? वारेन हेस्टिंग था, और ये मंगलोर की संधि 1784 में हुआ था। युद्ध समाप्त और संधि सेम रहेगा। तीसरा एंगल मैसूर युद्ध 90 से 92, 90 से आप याद रखिए, कर्नवालिस के समय हुआ था। इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी। यहाँ युद्ध समाप्त और संधि एक साथ थी। जब संधि होता था तभी युद्ध समाप्त होती थी।
और चौथा 100 याद रखिए 1799 वेलजली, इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। ये 3 संधि का एक ट्रिक है। मामा मद्रास मंगलोर, मामा श्री याद रखिए, मामा मद्रास मंगलोर और श्रीरंगपट्टनम, मामा श्री, ये 3 संधि हुआ था। दूसरा अंगल मैसूर युद्ध में वारिंग हेस्टिंग था, तीसरा में कॉर्नवालिस और चौथा वेलजली, यानी चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता था, और टीपू सुल्तान की जो राष्ट्रीय झंडा था उस पर शेर थे का तस्वीर था, शेर। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आया 43 नंबर, सिख और अंग्रेज। ठीक, अब इसमें सिख संप्रदाय के बारे में देखेंगे, देखते हैं सिख और अंग्रेज। सिख संप्रदाय का जो स्थापना है, इसका श्रेय गुरु नानक जी को जाता है। ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक जी बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। इनका जन्म जो था 1496 में इनको 1496 में कार्तिक पूर्णिमा को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ था। आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास इनको हुआ था 1496 में। ठीक, इन्होंने गुरु लंगर निःशुल्क भोजनालय शुरू किया था। इन्होंने गुरु नानक जो सिख धर्म के पहले गुरु माने जाते हैं, और ये संगत धर्मशाला पंगत लंगर इन्होंने शुरू किया था। और 1538 में करतारपुर में इनकी मृत्यु हो गई थी गुरु नानक के। गुरु नानक के बाद आते हैं गुरु अंगद। जो लंगर व्यवस्था गुरु नानक जी ने शुरू किया था उसे अस्थायी बनाया, और इन्होंने गुरुमुखी लिपि लिखी। 2 नंबर पे आते हैं गुरु अंगद, पहले आते हैं नानक। उन्होंने लंगर व्यवस्था शुरू किया था लेकिन इसे अस्थायी बनाया था गुरु अंगद ने। तीसरा नंबर पर आते हैं गुरु अमरदास। ये हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति शुरू किया, जिसे लवन विवाह पद्धति का संबंध किससे अगर प्रश्न आएगा तो सिखों से हैं। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति शुरू किया, और अकबर इनसे मिले थे गुरु अमरदास से, और उनकी पुत्री को कई गांव दान में दिए थे। ठीक है, कई गांव दान में दिए थे। इन्होंने गुरु अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना किया और हर गद्दी पर एक महंत को बैठाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं रामदास। इन्होंने अमृतसर जलाशय सेम जो ज़मीन दिए थे बीबी बानी के, ये पति थे। रामदास इनके पति थे। जो अमरदास की बेटी थी उनके पति थे रामदास ने क्या किया, जो ये ज़मीन दिए थे जिसमें 500 बीघा ज़मीन था, इसमें अमृतसर जलाशय और अमृतसर नगर का स्थापना रामदास ने किया था। ये सिखों के चौथे गुरु थे। अब यहीं से गुरुपद पैतृक हो गया। गुरुपद क्या हुआ, पैतृक हो गया। अब यहीं से क्या रामदास हुए। रामदास के बाद जो अर्जुन देव बनते हैं सिख धर्म के, इन्हीं से गुरुपद, ये रामदास के जो अर्जुन देव थे ये रामदास के पुत्र थे, और यहीं से गुरुपद पैतृक हो गया। अब गुरु अर्जुन देव आए, वो आदि ग्रंथ के रचयिता के। आदि ग्रंथ में गुरु नानक के प्रार्थना एवं गीत हैं। इन्होंने अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदर साहब का निर्माण करवाया। किन्होंने, अर्जुन देव ने। और इन्हें 1606 में जहांगीर ने मरवा दिया। क्यों मरवाया था, क्योंकि इन्होंने खुसरो की सहायता की थी। नेक्स्ट 6ठे नंबर गुरु आए हरगोबिंद। इन्होंने जब उन्हें मरवा दिया गया 5वें नंबर गुरु को, अर्जुन देव को, तब सिख खुद को सैन्य संगठन में बदले, जिनका इनमें योगदान रहा हरगोबिंद का, जो कि 6ठे गुरु थे। इन्होंने सैन्य संगठन में बदला और अकाल तख्त तथा ईश्वर का सिंहासन का गठन किया। अकाल तख्त या ईश्वर का सिंहासन, इन्होंने अकाल तख्त का संबंध इन्हीं से हरगोबिंद से है। ये 2 तलवार बांध के बैठते थे। नगड़ा बजाने की प्रथा और अमृतसर की किलेबंदी हरगोबिंद के ही समय हुआ, यानी हरगोबिंद ने ही करवाया। 7वें गुरु हरराय थे। इन्होंने दारा सिखों से मिला और उन्हें आशीर्वाद भी दिया था। 8वें गुरु थे हरकिशन।
इनकी मृत्यु चेचक से हुई थी। इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु पद के बारे में समझाया था। 9वां गुरु हो गए तेग बहादुर। इन्हें भी अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवाया और इन्हें औरंगजेब ने मरवाया। औरंगजेब ने इन्हें शीशगंज गुरुद्वारा के पास मरवा दिया, और क्योंकि इन्होंने इस्लाम मानने से इनकार कर दिया था। और उसके बाद 10वें गुरु आते हैं, जिनके बारे में कोई थोड़ा 10वें गुरु, ये इनका जन्म पटना 1666 में हुआ। पूरा 666 है। ये खुद को सच्चा बादशाह कहते थे। इन्होंने 5 काकर अनिवार्य किया। 5 काकर यानी 5 चीज़, जैसे केस, कंघा, कृपान, कच्छा, कड़ा, ये 5 चीज़ सिखों के लिए अनिवार्य किया। पुरुष अपने नाम में सिंह लगा सकते हैं और महिला को कौर लगाने को बोला। हरप्रीत कौर नहीं है, वो पंजाबी होगी, कोई हरभजन सिंह हो गया। यानी पुरुष सिंह लगाते थे और महिला कौर। इनका निवास स्थान आनंदपुर साहिब था और इनकी कार्यस्थली पाओता थी। एग्जाम में पूछता है, इनकी कार्यस्थली क्या थी? पाओता थी। जफरनामा की रचना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। जफरनामा की भाषा क्या थी? फारसी थी। इनके पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह थे, जिन्हें सरहिंद के वजीर जो था, सरहिंद के वजीर ने दीवार में चुनवा दिया था। इन्होंने 1699 को वैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। इनका जन्म 1666 है और यहाँ 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। और उन्होंने पहुआ प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया था। आदि ग्रंथ की रचना कौन किए थे? आप कमेंट करिए। आदि ग्रंथ का वर्तमान स्वरूप और गुरुवाणी उसी समय से गुरु का कार्य करेगी। अब गुरु कोई नहीं होंगे, ये गुरु गोविंद सिंह की ही देन है। और इनकी हत्या 1708 में गुल खां नामक आदमी ने कर दिया, नांदेड़ में 1708 में। उसके बाद जब गुरु गोविंद सिंह मर गए, तब आते हैं, कौन आते हैं? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर, इनका जन्म 1670 में हुआ। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे और बंदा बहादुर का बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। ठीक है। बंदा बहादुर ने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के भी चलाए थे। बंदा बहादुर की राजधानी कहाँ थी? लौगढ़ थी। और इनकी हत्या इन्होंने वजीर खां की हत्या की, जो उनकी हत्या की थी। किनकी? गुरु गोविंद सिंह की हत्या की थी। उनकी हत्या बंदा बहादुर ने की। तब 1716 में फर्रुखसियार के आदेश पर बंदा सिंह की हत्या कर दिया गया। गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर बंदा बहादुर की हत्या हो गई। बंदा बहादुर ने शहादरा, जिसे कत्लगढ़ी कहते हैं, यहाँ पर हजारों मुस्लिमों को मौत के घाट उतारा था बंदा बहादुर ने, इसलिए उसे कत्लगढ़ी कहते हैं। उसके बाद बंदा बहादुर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जब बंदा की मृत्यु होती है तो सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं। सिख बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं। छोटा छोटा टुकड़ा जब सिख बंट जाता है तो 1748 में कर्पूर सिंह की पहल पर सभी टुकड़ी को दल खालसा में विभक्त किया गया। दल खालसा में कर्पूर सिंह के नेतृत्व में 1748 में एक किया गया। जितने भी टुकड़ी में बटे हुए थे सिख, उन्हें एक किया गया दल खालसा के रूप में कर्पूर सिंह के नेतृत्व में। और दल खालसा को जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया। कर्पूर सिंह के नेतृत्व में दल खालसा में परिवर्तित किया गया और जो दल खालसा था वो जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया। और ये जो दल था ये वो 12 दलों में था, जिसमें 12 दल था। और इस दलों को मिसल कहा जाता है। मिसल फारसी, जिसका अरबी भाषा में शब्द होता है समान। और उसी मिसल से थे रंजीत सिंह उसी मिसल के थे। रंजीत सिंह का इनका जन्म हुआ था गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 को। ये सुकरचकिया मिसल के थे। इनके जो सुकरचकिया मिसल के मुखिया थे महा सिंह, ये इनके पिता थे। और इनके दादा चरत सिंह थे। इनके दादा चरत सिंह 12 मिसल में प्रमुख स्थान दिया था इस सुकरचकिया मिसल के। 1798 से 99 में ये लाहौर का शासक बने। 1798 से 99 में ये लाहौर के शासक बने।
और 25 अप्रैल 1809 को मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। 1809 में रंजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। रंजीत सिंह का राज्य चार भाग में बटा था, यानी 4 सूबों में बटा था। जैसे पेशावर हो गया, ऊपर कश्मीर चले जाइए, मुल्तान हो गया, लाहौर हो गया, 4 भागों में रंजीत सिंह का राज्य बटा था। इनके विदेश मंत्री थे फ़कीर अजीउद्दीन और इनके वित्त मंत्री थे दीनानाथ। 2 सिख युद्ध हुए थे, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच हुए थे और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुए थे। जब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, इसमें द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध इसमें हुआ, द्वितीय आंग्ल जो सिख युद्ध हुआ था, एक मिनट, हाँ, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1849 में, पहला 1845 से 46 में। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, उसके अंदर 2 लड़ाई हुई थी। पहली लड़ाई हुई थी चिनियालवाला की लड़ाई, इसके नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गफ के बीच हुआ था। और दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे नेपियर के नेतृत्व में हुई थी और इसमें सिख बुरी तरह हार गए थे। ठीक है, इसमें सिख पूरी तरह हार गए। जो द्वितीय आंग्ल में शुरू हुआ उसमें सिख बुरी तरह हार गए। उसके बाद लाहौर की संधि होती है 9 मार्च 1846 से, पहले ही हो जाती है लाहौर की संधि। उसके बाद द्वितीय उनके बीच हुआ था। लाहौर की संधि कब हुआ? 9 मार्च 1846 को। और भैरवाला की संधि 22 दिसंबर 1846 को। इसी संधि के तहत, भैरवाला की संधि के तहत, जो अंग्रेज थे उनका सेना पंजाब में घुस गया दिलीप सिंह के संरक्षण के बात करके। उसके बाद महारानी जिंदा और राजा दिलीप को पेंशन दे दिया गया और इनको महाराजी जिंदा जो थी उनको दिलीप सिंह से अलग कर दिया गया और महाराजी जिंदा को अलग करके पेंशन देके शेखपुरा भेज दिया गया। और जो राजा दिलीप जी थे इनको पढ़े के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया और वहीं पर कोहिनूर होना महारानी विक्टोरिया को भेंट कर दिया गया। और अंततः पंजाब का विलय हो गया 29 मार्च 1849 को। डलहौजी के समय पंजाब राज्य का विलय हो गया। अब ये समाप्त हुआ।